हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम स्ट्रगल डेज। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम रेलवे 2019 के एग्जाम में जितने भी आपके जीएस के क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जीएस अब की बार ये एग्जाम में कितना इम्पोर्टेंट रोल करने वाला है उसको पहले समझते हैं। देखो यार, जो आपका एग्जाम होगा इसमें मैथ आपका आएगा 30 नंबर का, रीजनिंग आपकी आएगी 30 नंबर की, और आपका जो जीएस है जीएस के पोर्शन आएगा 40 नंबर का। अगर आप मैथ में 25 स्कोर कर रहे हो, रीजनिंग में 25 स्कोर कर रहे हो, तो आपका नंबर बन जाएगा 50। अगर आप जीएस में 30 नंबर स्कोर कर रहे हो तो आपका काउंट करके जो मार्क्स बनेगा वो बनेगा 80। लेकिन क्या 80 मार्क्स अब की बार सेफ है? अगर आप लेवल 5 या फिर लेवल 6 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस को आप फिल किए हो तो क्या 80 मार्क्स आपके सेफ हैं? इसको इस तरीके से समझते हैं। देखो, पिछली बार जो आपकी वैकेंसी आई थी ग्रेजुएशन लेवल पे वो ऑलमोस्ट 25,000 थी, और इसमें आपका इलाहाबाद जोन से लेवल 6 के लिए आपकी जो कट ऑफ गई थी सीबीटी फर्स्ट में वो 88 पॉइंट समथिंग गई थी। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार उतना कट ऑफ जाएगा सिर्फ 88? क्योंकि अब की बार जब को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आगे वैकेंसी बढ़ जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक जो वैकेंसी है वो सिर्फ 8,113 वैकेंसी है। तो इतने कंपटीशन में क्या 88 आपका 80 80 मार्क्स आपके सेफ हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये सेफ नहीं है। इसके लिए आपको मैथ और रीजनिंग में 25 प्लस मार्क्स करना पड़ेगा, और आपका जीएस में 35 प्लस मार्क्स करना पड़ेगा। तब जाके अगर आप 90 प्लस स्कोर कर रहे हो तब जाके आप सेफ रहोगे, आपका सीबीटी 1 में आप सेफ स्कोर कर पाओगे। इसके लिए हम जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जीएस पे आपको बहुत ही अच्छे से आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसी को लेके जितने भी अभी तक 2019 वाली वैकेंसी में जिसका एग्जाम 2020 से स्टार्ट हुआ था, जितने भी क्वेश्चंस आए थे हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और डिस्कस किस तरीके से करेंगे आप एक बार देखना, वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एएफसी का था। क्वेश्चन ये था कि 2023 में एएफसी कौन होस्ट करेगा। तो एएफसी का जो फुल फॉर्म होता है वो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन होता है। ये फुटबॉल का एक लीग मैच है जो एशिया की कंट्री हैं वो खेलते हैं। अब एशिया के कितने कंट्री खेलते हैं? तो एशिया के 47 कंट्री इसमें मेंबरशिप आपके लिए हुए हैं। ठीक। अब इससे क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम पढ़ ही लिए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो सकता है कि आपका जो एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी, जिसका 1954 में फिलीपींस में हुई थी। फिलीपींस में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर अभी है मलेशिया में। मलेशिया में कुआला लंपुर, मलेशिया, इसका हेडक्वार्टर मलेशिया में है। और क्वेश्चंस जैसे अब की बार भी एग्जाम में आ सकता है कि 2023 आपका होस्ट किसने किया था? तो 2023 होस्ट किया था चाइना, और ये 18th एडिशन था। आपका एग्जामिनर होशियार है, उसको बच्चों को निकालना है, बाहर करना है, वो दो तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। पहला कि 2023 में होस्ट किसने किया था? चाइना ने। या फिर एएफसी का 18th एडिशन किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो यहां से भी क्वेश्चन आपके फॉर्म हो सकते हैं, यहां से भी। अब अगर हम बात करें कि अगला होस्ट कब होगा, अगला लीग कब होगा? 2027 में, और इसको होस्ट करेगा आपका सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। और ये आपका कौन सा एडिशन होगा? ये आपका होगा 19th एडिशन। समझ में आया? और तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो गए। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसका जो अभी तक इस लीग का मोस्ट विनर कौन है? तो वो है आपका जापान। ठीक। आपका ये अभी मोस्ट विनर है एएफसी लीग का। तो इतनी सारी चीजें आप
अपने माइंड में रखना, अगर एएफसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इतनी सारी चीजें आप अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? तो कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए आपका यूज होता है वॉशिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्वेश्चन में पूछ सकता है आपका फार्मूला भी, ध्यान रखना। इधर 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 देखो, इधर ध्यान दो। Na2CO3 इंटू 10H2O आपका वॉशिंग सोडा है और इसको यूज करते हैं। अब कठोर जल को, अगर कठोर जल की बात करें तो इनमें जो कैल्शियम और मिनरल्स की मात्रा होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा हाई होती है। और आपका पहचान इसकी इस तरीके से करते हैं कि ये साबुन के साथ झाग ही नहीं देते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है मैं आपको बताता हूँ। साबुन के साथ ये झाग नहीं देते हैं। अब अगर ये आपका वॉशिंग सोडा बनता कैसे है इसकी बात करें तो सबसे पहले जो बेकिंग सोडा होता है NaH इंटू NaSCO3 को अगर हम जब गर्म करते हैं, जब आपको इसमें गर्म कर देते हैं तो आपका बनता है Na2CO3। ठीक, अब आपका ये जो 10H2O है इसको ऐड करने के लिए इनमें पानी मिला देते हैं। Na2CO3 में जब हम पानी मिला देंगे तो आपका ये बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। अब ये 10H2O का काम क्या रहता है, ये आपका जो क्रिस्टल होते हैं ना, इनकी संरचना में और आकार में मदद करते हैं। आप ये भी याद रख लीजिएगा। तो इनमें क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है कि देखो, आपका जो क्वेश्चन था कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है, तो जिसका फार्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये फ्रेम हो गया। दूसरा कि कठोर जल की पहचान कैसे की जाती है, तो इनमें ये साबुन में मिलते हैं तो झाग नहीं देते हैं। तीसरा, इनमें कौन से मिनरल्स होते हैं, तो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के। चौथा कि कठोर वॉशिंग सोडा को आपको कौन सी चीज को गर्म किया जाता है जिससे वॉशिंग सोडा बनता है, तो आपका बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, NaHCO3। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं। और जीएस ऐसे ही पढ़ी जाती है कि आपका एक बार जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अभी आगे आगे सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे सारे सब्जेक्ट को रिलेट करके हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अभी इसमें अगर मुझको ऐड करना हो तो क्विक लैम क्या होता है, स्लैग लैम क्या होता है, आपको ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि एल नीनो और ला नीना कौन सी करंट है। एग्जाम में सिर्फ एल नीनो की बात की गई थी, तो एल नीनो आपकी है वार्म करंट। एल नीनो आपकी है वार्म करंट। ठीक है, और आपका ला नीना ये है आपकी कोल्ड करंट। ला नीना आपकी है कोल्ड करंट। कोल्ड करंट। अब जो एल नीनो है ये हमारे इंडियन मानसून को ये वीक कर देती है। ठीक, और आपका जो ला नीना है ये हमारे इंडियन मानसून को स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब ये स्ट्रॉन्ग कैसे करती है, वीक कैसे करती है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम इसको समझते हैं। ठीक है, और इधर देखो, ये जो फोन चला के आपको जब चीजें समझ में नहीं आती है, फोन चला के लाइब्रेरी में बैठे हो, लैपटॉप चला के लाइब्रेरी में बैठे हो, ये चीजें अभी जो चला के माइंड में सोचते रहते हो कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ जाना है, खाना बनाना है, और ये सब चीजें मत सोचो। ठीक है, जब आदमी को कोई नई चीज सीखनी होती है उसके लिए उसको ठहराव चाहिए होता है, एकदम दिमाग शांत रहना चाहिए उसके लिए, तभी वो नई चीजें सीख सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक नई चीज बता रहा हूँ, इसको सीख लो। अगर इसको सीख पाओगे तो मैं वादा करता हूँ कि एल नीनो ला नीना का कॉन्सेप्ट आप जिंदगी में नहीं भूल सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें साइड में रखो, अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पे गर्मी पड़ेगी वहां पे आपका बनेगा लो प्रेशर। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, इधर देखो, जहां पे आपका गर्मी पड़ेगी
वहां पे बनेगा आपका लो प्रेशर। ठीक है। और जहां पे आपकी ठंडी पड़ेगी वहां पे बनेगा आपका हाई प्रेशर। ये चीज समझ में आया? गर्मी मतलब लो प्रेशर, ठंडी मतलब हाई प्रेशर। ठीक है। अब जहां पे लो प्रेशर बनेगा उसके ऊपर बनेगा आपका हाई प्रेशर। अब आप पूछोगे कि भैया ये कैसे? ये ऐसे होगा कि लो प्रेशर जहां पे बनेगा, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी। गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। ठीक है। ये मूव नहीं कर रही है, ये उनका डायरेक्शन है, ये उठ रही है वहां पे। ठीक है। तो उसके ऊपर बन जाएगा हाई प्रेशर। एक एक मेरे बोले हुए एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो। ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर। और जब यहाँ पे हाई प्रेशर है तो जो ऊपर की हवाएं होंगी वो नीचे डिसेंड कर जाएंगी। और जब डिसेंड करेंगी तो ऊपर बन जाए आपका लो प्रेशर। समझ में आया? मैंने दो कॉन्सेप्ट अभी तक बताया कि जहां पे गर्मी पड़ेगी वहां पे बनेगा लो प्रेशर, और वहां की हवाएं ऊपर राइज कर जाएंगी, ऊपर बन जाएगा आपका हाई प्रेशर। और जहां पे ठंडी पड़ेगी वहां पे आपका इसके कंपेरेटिवली में आपका बन जाएगा हाई प्रेशर। उसके ऊपर की जो हवाएं होगी वो डिसेंड कर जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, ऊपर बन जाएगा आपका लो प्रेशर। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है कि जो हवाएं होती है, जो विंड होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है। इसको अब ऐसे समझो कि जैसे आपका जब फोन है, ठीक है, आपका जो फोन है जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो आप भागते हो चार्जर लेके प्लग की तरफ। ठीक है। क्योंकि प्लग में करंट आया रहता है और यहाँ पे आपका होता है हाई वोल्टेज। और यहाँ पे जो आपका फोन है डिस्चार्ज हो जाता है तो यहाँ पे होगा आपका लो वोल्टेज। तो ये जब आप चार्ज लगाते हो तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ डायरेक्शन होती है ना। उसी तरीके से जो विंड की डायरेक्शन होती है ये हाई यहाँ पे ज्यादा है। अरे जिसके पास ज्यादा होगा वही तो कम को देगा, कम वाला ज्यादा को थोड़ी दे सकता है। तो इसके पास ज्यादा है, ये दे देगा अपनी हवाएं लो लो की तरफ। ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस इनकी विंड की डायरेक्शन होती है। अब इंडिया की बात समझते हैं। तो देखो जो सूर्य होती है वो 20.5 डिग्री नॉर्थ से 20.5 डिग्री साउथ, इन्हीं के इनकी इन्हीं रेखाओं के बीच में ये चक्कर लगाता है। ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है नीचे आता है। तो जब समर पड़ता है, समर मतलब जब गर्मी पड़ती है, तो ये रहता है इंडिया के साइड। ठीक है। ये रहेगा इंडिया के साइड। जब इंडिया के साइड रहेगा तो यहाँ के जो कंट्री होंगी, चीन हो गया, तिब्बत हो गया, यहाँ की कंट्री गर्म हो जाएंगी। ठीक है। और ऊपर भी हल्का गर्मी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि जहां पे इसकी लंबवत किरणें जाएंगी वहां पे तो आपका लो प्रेशर पड़ेगा। ठीक है। वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी। लेकिन जहां पे किरणें इनकी तिरछी जाएंगी, तिरछी किरणें जाएगी, वहां पे उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी जितनी यहाँ पे पड़ रही है, बट हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। बट जहां पे बिल्कुल नहीं जाएंगी वहां पे आपका बन जाएगा हाई प्रेशर, या वहां पे ठंडी आपकी पड़ेगी। ये चीज समझ में आई? देखो ये अपना है प्यारा भारत। जब सूर्य हमारे गर्मी पड़ी तो ये आपका 20.5 डिग्री नॉर्थ पे रहा। तो यहाँ है तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है। तिब्बतन प्लेटो की ये कर दिया गरम। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, गरम से यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर। ठीक है। जब लो प्रेशर बन गया, लेकिन ये यहाँ पे लंबवत किरणें पड़ रही हैं, बट नीचे जो होंगे जैसे चेन्नई साइड में, चेन्नई के नीचे यहाँ पे किरणें लंबवत नहीं तिरछी पड़ती हैं। और नीचे जाओ तो यहाँ पे आपकी ना के बराबर पड़ती है। तो यहाँ पे इसके कंपेरेटिवली में यहाँ पे बन जाएगा आपका हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे जितनी गर्मी पड़ेगी उसके कंपेरेटिवली में यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी। समझ में आई ये चीजें? ठीक है। अब आगे कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। और ये जो देखो जो ऊपर की कंट्री होती है और नीचे की कंट्री होती है, यहाँ पे बर्फ पड़ती है। जैसे इधर रसिया हो गया, उसके ऊपर आपका साइड में ग्रीनलैंड हो गया, और उधर इंग्लैंड हो गया, यूके हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, जर्मनी हो गई। यहाँ कुल सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ये ना के बराबर पड़ती है, तब यहाँ पे बर्फ पड़ती है। ठीक है। वैसे ही नीचे देख लो अंटार्कटिका हो गया, तो ये 23.5 डिग्री साउथ आपका यहीं पे खत्म हो जाता है।
तो किरणें तिरछी पड़ेंगी, तो यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे आपकी पड़ जाती है बर्फ। ये चीज आप समझ लो। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े कि स्ट्रॉन्ग कैसे होती है इस चीज के लिए, तो इसको एकदम आराम से समझो। ठीक है, सारी चीजें जितनी भी माइंड में चीजें चल रही हैं उसको उठाओ, साइड में रखो, यहाँ पे आपको फोकस देना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया कि गर्मी जब पड़ी तो ये है आपका तिब्बतन प्लेटू। ठीक है, तिब्बतन प्लेटू जो है यहाँ पे पड़ गया आपका लो प्रेशर। क्या पड़ा यहाँ पे आपका पड़ गया लो प्रेशर। ठीक है, सूर्य अभी यही है। ठीक है, ये आपका बन गया लो प्रेशर। और इसी के दूर आपका एक और कंट्री है, वो है मोजाम्बिक। और उसी के बगल में आपकी एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर, क्योंकि सूर्य इधर ही है तो यहाँ पे आपकी सूर्य की किरणें ना के बराबर पहुंचेंगी, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि इसके कंपेरेटिवली में यहाँ की सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही है। एक एक चीज को सुनो, एक एक चीज को, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका हाई प्रेशर। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि जब यहाँ पे लो प्रेशर बना तो ऊपर आपका बन जाएगा हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ की किरणें जो होंगी ये ऊपर राइज कर जाएंगी। ठीक है, और यहाँ आपका जो हाई प्रेशर है, यहाँ उसके ऊपर आपका बनेगा लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हवाएं होंगी वो नीचे डिसेंड कर जाएंगी। ये देखो ऊपर मैंने समझाया ये चीजें। ठीक है, अब देखो, अब होता है भैया लोगों, दीदी लोगों, अब यहाँ पे ये होता है कि हवा की जो मूवमेंट होती है, मैंने यहाँ पे बताया ना, हवा की मूवमेंट आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ पे देखो जहां जहां का हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर आपका लो प्रेशर की तरफ चैनल बना लेता है। ठीक है, ये आपका बना लिया चैनल, और यही के बीच में पड़ता है हमारा प्यारा भारत। ठीक, ये आपका पड़ेगा हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर से चैनल बना लिया, उसके बाद यहाँ का जो हाई प्रेशर होता है ये यहाँ के लो प्रेशर से चैनल बना लेता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये है आपका नॉर्मल कंडीशन। ठीक, अब यही का जो हवाएं होती है ये यहाँ के पानी की बूंदों के लेके जाती हैं और सबसे पहले यहाँ पे वर्षा करती हैं। ठीक है, केरल में। फिर आपका इधर से कुछ हवाएं, वो मानसून का अलग चैप्टर है। यहाँ पे मुंबई है, यहाँ के पहाड़ों से टकराती है तो यहाँ पे भारी वर्षा करती है। यहाँ पे गारो खासी जयंतियां हैं पहाड़, यहाँ पे एक लूप में फंसती हैं, तो यहीं पे मासिन रान नाम की जगह है। जब पहाड़ों पे ये लूप में फंस जाती है तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है। ये हम आगे वीडियो में, आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। इतना समझ में आया? क्लियर है ना? अब इसके बाद ये होता है कि जो आपका एल नीनो होता है, सॉरी ला नीनो होता है, उसके लिए ये होता है कि आपका यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके बगल में एक जलधारा है, वो होती है पूर्व ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और वो होती है आपकी वार्म करंट। ठीक है, जब वार्म करंट हुई तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, लो प्रेशर। समझे? और जब लो प्रेशर यहाँ पे बना तो ऊपर क्या बनेगा आपका, हवाएं राइज कर जाएंगी, बनेगा क्या, हाई प्रेशर। ठीक है, और इसके इधर आपका है पेरू। पेरू है, उसी के बगल में आपका हम्बोल्ट की करंट एक है, वो कोल्ड करंट होती है। और कोल्ड करंट है तो यहाँ पे बनेगा आपका क्या, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर जब यहाँ पे बन रहा है तो ऊपर आपका क्या बना होगा, लो प्रेशर। ठीक, और लो प्रेशर बना होगा तो आपका हवाएं नीचे डिसेंड कर जाएंगी। इतना चीज समझ में आया? अब जो आपका चैनल होता है वो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इधर आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, बट इसमें होता ये है, आपका जो ये हाई प्रेशर, यहां वाला जो हाई प्रेशर बना, ये आपका यहाँ के लो प्रेशर से चैनल कर लेता है। समझ में आया? ये आपका यहाँ के लो प्रेशर से चैनल कर लिया। ठीक, जब यहाँ के लो प्रेशर से चैनल किया तो आपकी यहाँ से हवाएं और नीचे डिसेंड करेंगी।
जब और नीचे डिसेंड करेंगी भैया, तो यहाँ पे आपका बनेगा हाई प्रेशर। और जहां पे यहाँ पे हाई प्रेशर बना, ऊपर आपका क्या होगा, ये यहाँ के लो प्रेशर से चैनल करेंगी। समझ में आया? यहाँ के लो प्रेशर से चैनल करेंगी। जब यहाँ के लो प्रेशर से चैनल करी, तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठेंगी यहाँ के हाई प्रेशर से। ठीक है, और यहाँ पे हाई प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पे हाई प्रेशर ज्यादा होगा, तो फिर ये यहाँ के लो प्रेशर से चैनल करेंगी। तो देख रहे हो, यहाँ पे ठंडी जो करंट होती है, ये एक्स्ट्रा हो जाती है, और ये हाई प्रेशर आपका बनेगा। यहाँ का जो आपकी विंड होगी, यहाँ के लो प्रेशर से चैनल करेंगी। ये लो प्रेशर आपका इस हाई प्रेशर से, यहाँ के हाई प्रेशर से आपका यहाँ के लो प्रेशर से। तो यहीं पे आपका आ जाएंगी एक्स्ट्रा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा विंड आ जाती है। ठीक, और इसी को, यही आपकी जो आपकी कोल्ड करंट होती है, इसी को बोल दिया जाता है आपका ला लीना। यही आपकी होती है क्या, ये आपकी हो गई कोल्ड करंट। ठीक है, अब ये जो हवाएं होती है, ये एक्स्ट्रा विंड हो जाती है, और ये जब यहाँ पे चैनल कर लेती हैं, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग जो मानसून होता है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ज्यादा हवाएं हो जाएंगी। जब और ज्यादा हवाएं आएंगी, तो ये आपका उतनी ही ज्यादा तेजी से आपकी लो प्रेशर चैनल करेंगी, और उतनी ही ज्यादा आपका क्या कराएंगी, आपका कराएंगी बारिश। समझ में आया? अभी मैं इनका नाम भी बताता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा चला है। इसके बारे में जो और चीजें आपको देखो, आपका ला नीना के बारे में और आप क्या चीजें पढ़ सकते हो। ला नीना के बारे में, ये आपकी होती है कोल्ड करंट। ठीक है, ये आपकी होगी कोल्ड करंट, और ये आपके यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपकी ये बारिश बहुत कराती हैं। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि ये हाई प्रेशर आपका प्रेशर इसी लो प्रेशर चैनल करे। ये यहाँ से भी चैनल करता है, यहाँ से भी चैनल करता है, और ये कुछ हवाएं इधर आ जाती हैं, कुछ हवाएं इधर चली जाती हैं। लेकिन हमें इनसे सबसे थोड़ी मतलब है। हमें तो सिर्फ अपने प्यारे भारत से मतलब है ना, कि हमारे भारत में कैसा मानसून है। और क्योंकि मेन चीज एग्जाम में इसी चीज को पूछा जाता है। तो ये आपका होता है इतनी सारी चीजें। अब आपका नाम क्या होता है, जो ये हाई प्रेशर, यहाँ के हाई प्रेशर से, यहाँ के हाई प्रेशर से, यहाँ के लो प्रेशर से जो चैनल कर रही है ये हवाएं, इनका नाम होता है साउथ वेस्ट मानसून विंड। साउथ वेस्ट मानसून विंड। ठीक है, और आपकी जो ये हाई प्रेशर आपके लो प्रेशर चैनल चैनल करती हैं, इनका नाम होता है तेज। तेज का मतलब होता है आपका ट्रॉपिकल, ईस्टर्ली, ईस्टर्ली जेट। आपका ट्रॉपिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारी फिनोमिना ट्रॉपिकल रीजन में हो रही है। ईस्टर्ली इसलिए बोला जाता है, ईस्टर्ली का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, या पूर्वैया, पछवैया, ये जो बोला जाता है ना अपने सबके गांव में, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं भैया पूर्वैया बह रही है, तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जेट इसलिए बोला जाता है कि ये आपका जो पृथ्वी से कम 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पे ये चैनल होता है। तो ये जितनी चीजें हैं आपका, इतनी चीजें आपको ऐसे चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप जिंदगी में नहीं भूलोगे कि आपका जो ला नीना होती है, ये कोल्ड करंट होती है, और ये हमारे मानसून को क्या करेंगी, ये हमारे मानसून को स्ट्रॉन्ग कर देंगी। स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगी, उसके लिए आप इसको थोड़ा, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा में पिछली बार जो क्वेश्चन आया था, वो ये था कि उड़ीसा में एक समुद्री कछुआ है, वो प्रसिद्ध था। उस समुद्री कछुए का नाम है गहीर माता बीच ओलिव रिडले समुद्री कछुए। ठीक है, तो वो प्रसिद्ध हुआ था, उसके लिए ये क्वेश्चन आया था। अ, अब हम अब की बार उड़ीसा से क्या क्या चीजें याद कर सकते हैं। देखो, उड़ीसा है आपका, ये एक कोस्टल प्लेन नहीं है। ठीक है, कोस्टल स्टेट, सॉरी, कोस्टल स्टेट ये आपका नहीं है। सॉरी, ये कोस्टल स्टेट है, ये आपका कोस्टल स्टेट है। यहाँ पे आपका एक भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है, वो आपका एक क्या है, रेलवे जोन भी है।
रेलवे जोन भी है, ठीक है, जिसमें बहुत से लोग फॉर्म फिल किए होते हैं, देखो अबकी बार कितनी कट ऑफ जाती है। तीसरी चीज ये, यार मैं पेन चेंज कर लूं। हाँ, तीसरी चीज ये कि उड़ीसा में अभी एक वस्तु को जीआई टैग दिया गया है, और उस वस्तु का नाम क्या है? वो है कटक रूपा तरकासी। कटक रूपा तारा काशी, ठीक है, जिसमें तारा का मतलब होता है आपका वायर, ठीक है, काशी का मतलब होता है डिजाइन। तो ये आपका जीआई टैग इस चीज को दिया गया है। अब जीआई टैग के प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होते हैं? जीआई टैग देने से पहले ये समझते हैं जीआई टैग कहते किसे हैं। देखो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक, ये आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। जीआई टैग इसलिए दिया जाता है कि जैसे बनारसी साड़ी हो गई या रामपुरिया चाकू हो गई, ये जीआई टैग इसलिए दिया जाता है जैसे आप कोई परफ्यूम बनाए, ठीक है, और आप रहते हो दिल्ली में, उसके बाद आप इसक ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाए हो, ठीक है, इसमें मेहनत किए हो आप, पता चले कि आपकी जो प्रोडक्ट है, इसको कोई दूसरी जगह है, मान लो वो बैठा है आपका यूपी में बैठा है, यूपी में बैठ के इसी प्रोडक्ट को वो आपके आपके ही नाम से ये आपका डुप्लीकेट दे दे, क्वालिटी जो आपकी है उसको एकदम घटिया कर दे। तो जब कोई टूरिस्ट आएगा, तो वो अगर पता चले आपके ही नाम की किसी दूसरी चीज को वो ले लिया, तो फिर ये तो आपका नुकसान होगा ना, आपके प्रोडक्ट की इंसल्ट हो जाएगी ना, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। इसीलिए एक चीज को जीआई टैग दे देते हैं, और उसी चीज के नाम से उसी चीज को जीआई टैग दे देते हैं। इसके लिए एक एक्ट भी पारित हुआ था, उस एक्ट का नाम है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है। तो ये आपका यूपीएससी के टॉपिक है, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये इसलिए आपका जीआई टैग दिया जाता है। समझ में आया? अब जीआई टैग के प्रॉफिट क्या होते हैं? जैसे अभी आपका बनारस की साड़ी हो गई, तो वहां पे बहुत से लोग जाते हैं, तो इसके लिए आपका हो जाएगा टूरिज्म, ठीक है, जीआई टैग से आपका बढ़ावा मिल जाएगा टूरिज्म को, ठीक है, टूरिज्म को। दूसरी चीज यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट होगा, ठीक, और तीसरी चीज अगर वो एग्रीकल्चर से है, तो वहां पे फार्मर को, जो हमारे किसान होंगे, उनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। और उड़ीसा का जीआई टैग अब की बार किसे दिया गया है? कटक रूपा तरकाशी को, ठीक है। ये चांदी की वस्तु होती है, इससे आपकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, और भी सारी चीजें होती हैं, सिल्वर फिलग्री होती है। तो आपका ये चीजें हैं। अब उड़ीसा से और हम क्या याद कर सकते हैं? एक जीआई टैग हो गया। दूसरी चीज कि अभी आपका यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट इंडोर एथलेटिक स्टेडियम बना है, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम। और आपका ये एक इंडिया का फर्स्ट इंडोर एक्वेटिक सेंटर भी बना है, ठीक है, एक्वेटिक सेंटर भी बना है, ठीक है, इंडिया का। तो ये आप चीजें ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे एथलेटिक के इवेंट्स होंगे, ठीक है। और ये स्टेडियम कहाँ बना है? ये आपका बना है कलिंगा स्टेडियम में, जो कि भुवनेश्वर में है, कलिंगा स्टेडियम, जो कि आपका है भुवनेश्वर में, ठीक है। तो आपका ये इतनी चीजें बन सकती हैं। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि इंडिया का फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ बना है? उड़ीसा में बना है। उड़ीसा के किस शहर में बना है? कलिंगा स्टेडियम में बना है। फर्स्ट इक्वेटिक सेंटर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा का कटक उड़ीसा में कौन सी चीज है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तीन और स्टेट के जीआई टैग दिए होंगे।
तो आपको इसको कटक रूपा तरकाशी का नाम दिया गया। और अभी तो रुको, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है, कैरी मिनाटी का डायलॉग है। तो ये चीजें यार ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे होगा कि आपका ऐसे चीजें रिलेट करोगे। और ये तो अभी फर्स्ट वीडियो है, आपका जब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 15th जब वीडियो आएगा ना, तो बार बार ये चीजें हम रिलेट करेंगे उड़ीसा के बारे में। और भी जितनी स्टेट है, सारी चीजें बार बार जब रिलेट करेंगे, तो आपका ये आपका क्या कहते हैं, सारी चीजें आप रिलेट करके याद कर लोगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अच्छा ये बताओ, उड़ीसा आपका कोस्टल कोस्टल स्टेट है कि नहीं? तो ये आपका एक कोस्टल स्टेट भी है। ये है छोटी चीज, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आप भूल जाते हो। तो ये चीज आप अपने ध्यान से रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है जस्तीकरण। जस्तीकरण, अगर इसको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें, तो जैसे जो आपका कोरोजन होता है या जंग लग जाती है, उसी जंग को जंग ना लगने से प्रोटेक्शन के लिए हम गैल्वेनाइजेशन का यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ था कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किस धातु का यूज होता है? तो वो धातु है जस्ता। ठीक है, याद कर लेना आप कि गैल्वेनाइजेशन में आपका है जस्ता। और अगर थोड़े से भी बुद्धि होगी तो इसका नाम है जस्तीकरण। ठीक है, तो जस्तीकरण से आपका क्या हो जाएगा? जस्ता। समझ में आया? आप ये कभी नहीं भूलोगे। और गैल्वेनाइजेशन होता किस लिए है? ये कई तरह के जंग से बचाता है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, कई जगहों से ये जंग से बचाता है आपका। ये और किस चीज में होता है? जैसे आपका जो आयरन होता है, जैसे आपका जो आयरन हुआ, लोहा हुआ, लोहा में भी जंग लगता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आपका ये कोई एलॉय, मतलब कि मिश्रण, लोहे को एक मिश्रण मिश्रण में मिला देंगे। ठीक है, मिश्रण में, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एलॉय। ठीक है, दूसरी चीज कि इसमें पेंटिंग कर देंगे। देखो, जब हम छोटे छोटे थे या अभी भी, हमारे यहाँ कोई भी खिड़की या दरवाजे लोहे के आते थे, या फिर कोई तखत आता था, कुछ भी आता था लोहे का। तखत मतलब कि तखत, आपका तखत में लोहे के कुछ पार्ट होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें पेंटिंग हमारे पापा या भैया या दीदी सब पेंट लेके उसको करवाते थे, या खुद से ही करते थे। मेरे यहाँ तो मेरे पापा खुद से ही पेंटिंग करते थे यार। तो इसमें पेंटिंग इसीलिए की जाती थी कि पेंटिंग करने से जो जंग लगता है ना, वो एकदम ना के बराबर हो जाता है। तीसरी चीज कि आपका क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। समझ में आया? आयरन में जंग लगने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन। और इसमें क्या होता है? जस्ते का यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में। इतना समझ में आया? ठीक है। अब इससे और देखो कुछ चीजें याद कर सकते हैं, जैसे जो सिल्वर होता है, चांदी। देखो हमारे मम्मी, अपने मम्मी या बहन से किसी से भी पूछना कि जब चांदी को ज्यादा देर तक खुले में रख देते हैं ना, या ज्यादा दिन तक खुले में रख देने से, तो ये ब्लैक पड़ जाती हैं। समझ में आया? तो चांदी ब्लैक पड़ जाती है। दूसरी चीज जो कॉपर है, कॉपर को हम खुले में रख देते हैं, तो ये आपका CO2 से मिश्रण कर लेता है। ठीक है, CO2 से अपक्रिया करके ये आपका ग्रीन आपका कोटिंग कर देता है। ग्रीन कोटिंग कर देता है। ठीक है, और ये आपका इससे कॉपर से ये आपका बना देता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, आपका बना लेगा कॉपर कार्बोनेट, और ये ग्रीन कोटिंग कर देता है। इसको आप ऐसे देख सकते हो, जैसे जो कॉपर के सिक्के रहते हैं, उसको आप ऐसे खुले में छोड़ दो, तो कुछ दिन बाद देखो आपके हरे कलर की कोटिंग पड़ जाती है उसमें। समझ में आया ये क्यों होता है? तो यहाँ पे आप ये नहीं देखोगे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है।
यहाँ पे आप ये देखो कि इसका रीजन क्या है। आपको क्यों का जवाब मिलेगा कि ब्लैक कलर क्यों पड़ता है, ग्रीन कोटिंग क्यों पड़ती है, जंग लगने के लिए पेंटिंग क्यों की जाती है। समझे? यहाँ पे आपको देंगे हम रीजन। समझ में आया? और तीसरी चीज, लोहे में जब जंग लग जाता है तो ये क्या होता है, ब्राउन कलर हो जाता है इसका। समझे? तो गैल्वेनाइजेशन से इतनी चीजें हम रिलेट कर सकते हैं। अब आपका जो अगला अगला क्वेश्चन है ये परमानेंट सेटलमेंट से है। इसका क्वेश्चन ये आया था कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था। तो स्थायी जो इसका एक वन लाइनर आंसर है, स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? इन्होंने 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, हाँ बंगाल से याद आया कि इसकी जो जगह थी वो बंगाल थी। ठीक है, और इसको ये लागू लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और इसको किसके रिकमेंडेशन से किया था? जॉन जॉन सॉर के नाम से। ठीक है, जॉन सॉर ने इनको रिकमेंड किया था। जॉन सॉर, ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया था। और लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दो तरह के क्वेश्चंस हैं अलग अलग क्वेश्चन, एग्जाम में इसी तरह कंफ्यूज होते हो और आप ये बताते हो कि भैया मेरा एकदम सब सही है। ठीक है, मैंने एकदम अब की बार मेरा निकल जाएगा, और इसी तरह की गलती करते हो। आप परमानेंट सेटलमेंट आप देख लिए तुरंत लॉर्ड कॉर्नवालिस पे टिक करके चले आते हो, बोलते हो भैया सही है। बट क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने लागू किया था, रिकमेंडेशन कौन किया था? जॉन सॉर ने किए थे। ठीक है, ये चीज आप दो चीज अपना रखना। और इसमें टैक्स कितना दिया जाता था? जमीन का इसमें टैक्स आपको 19% देना पड़ता था। ठीक है, दूसरी चीज इसके बाद आपका, अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए एक रिफॉर्म एक्ट भी आया, लैंड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट भी था। अरे यार, हाँ, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आपका आया था 1953 में। पता है तुमको? 1951 में, 1951 में एक्ट आया था, लैंड रिफॉर्म एक्ट। और ये आपका नाइन्थ शेड्यूल में ऐड किया गया था। ठीक, इससे इतनी चीजें याद कर सकते हैं। दूसरी चीज जो एक दूसरी तरीका टैक्स था वो था आपका रेवतवाड़ी सिस्टम। रेवतवाड़ी सिस्टम, रेवत वाले सिस्टम में ये था कि सबसे पहले बात करते हैं इसको लाया किसने था। इसको 1820 में लाए थे कौन? थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड। ठीक, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा आपका कि रेव तो जैसे अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा जैसे सीडीएस वगैरह में बनते हैं कि रेवतवाड़ी सिस्टम को कौन लाया था। ऑप्शन ए में दे देगा थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी में दे देगा चार्ल्स रीड, ठीक, ऑप्शन सी में दे देगा बोथ, ऑप्शन डी में दे देगा कोई नहीं। तो आप तो थॉमस मुनरो को पढ़े रहोगे, जाके टिक करके चले जाओगे, लेकिन इसके साथ ही साथ चार्ल्स रीड भी थे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन सी टिक करना है कि दोनों लोग थे। समझ में आया? और इसमें आपको टैक्स कितना देना पड़ता था? और इसमें आपको टैक्स 51% देना पड़ता था जमीन का। ठीक है, तीसरी चीज, अच्छा हाँ, रेवटवारी आपको कहाँ पे लागू हुआ था? तो रेवटवारी फर्स्ट टाइम में आपका कहाँ लागू हुआ था? साउथ इंडिया में। समझे भैया? साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में कहाँ? साउथ इंडिया में आपका मद्रास में। ठीक, उसके बाद बॉम्बे, जिसका अब नाम है मुंबई, जिसका एक बॉम्बे में भी आपका क्या है? रेलवे जोन, जिसने अपने रेलवे जोन को भी कुछ
कुछ लोगों ने यहाँ से भी फॉर्म फिल किया है, कुछ क्या बहुत से लोगों ने फॉर्म किया है, फिल किया है। और आपका जो तीसरा है, तीसरा आपका है आपका महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में आपका क्या था? इसको 1833 में कौन लाए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक। कब? 1833 में। ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है। सती सिस्टम का, इसको भी याद याद कर लेना। दूसरी चीज कि इसमें आपका ये किस जगह पे था, तो नॉर्थ वेस्ट में था ये। ठीक है। और अगर बात करें कि इसमें कितना टैक्स देना पड़ता था, तो इसमें होल विलेज का 30%। होल विलेज का 30%। एक लगान मूवी है। लगान। स्पेलिंग, अरे यार राइटिंग नहीं सही से बैठ रही है। हाँ, लगान मूवी इसी के ऊपर है, महलवारी सिस्टम में, जिसमें आमिर खान उनको चैलेंज दे देता है। ठीक है, कि हम क्रिकेट जीत गए तो लगान नहीं देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके रिकमेंडेशन से? जॉन सॉ। 1793 जगह बंगाल थी। ठीक है। जमीन का 19% टैक्स देना पड़ता था। इसमें रेवतवाड़ी में 51% टैक्स देना पड़ता था। अगर इसको आप अच्छे से देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि आपका जो परमानेंट सेटलमेंट था वो बंगाल साइड इधर था। ठीक है। और आपका जो ये रेवतवाड़ी था वो इधर था। और आपका जो महलवाड़ी था वो इधर था। तो इस तरीके से टैक्स उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर लगाया था। और इसमें जमींदारों से वो टैक्स लेते थे। ठीक है। जमींदार, उन्होंने जमींदार को सिलेक्ट कर दिया था। जमींदार को इसलिए सिलेक्ट किया था कि अगर इनसे उनको दो प्रॉफिट था। एक तो उनको जमींदारों से टैक्स भी मिल जाता था। दूसरी चीज कि इनको अगर भारत में अपने प्यारे भारत में कोई विद्रोह कर रहा हो तो इनको जमींदारों से पता भी लग जाता था। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, संवेग आपकी वेक्टर है या स्केलर है? मतलब सदिश है या अदिश है? तो ये आपकी एक सदिश राशि है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। और सदिश राशि और कौन कौन से हैं? विस्थापन। ये एक कविता है। विस्थापन बल वेग त्वरण संवेग। विस्थापन बल वेग त्वरण संवेग। इंग्लिश में विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट, बल का फोर्स, आपका हाँ वेग। वेग का क्या इंग्लिश में क्या होता है यार, मैं भूल गया। त्वरण का आपका एक्सलरेशन और संवेग का मोमेंटम। तो आपका विस्थापन बल वेग त्वरण संवेग सदिश राशियां होती हैं। ठीक है। तो आपका हाँ यूनिट ऑफ मोमेंटम है। इसको आपको इसका होता है फार्मूला P बराबर mv। ठीक है। mv, m का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है किलोग्राम। और आपका ये वेग, वेग का मतलब होता है आपका मीटर पर सेकंड। तो इसका संवेग का जो हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आपकी ये हो गई। ठीक है। कुछ और फार्मूलाज देख लेते हैं, कुछ और यूनिट। क्या पता आपकी बार संवेग का पूछा, आपकी बार फोर्स का पूछ ले। फोर्स का होता है F बराबर ma। F का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब हो गया किलोग्राम यूनिट। और त्वरण का हो गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद आपका प्रेशर का हो गया। ठीक। प्रेशर का आपका हो गया फॉर्मूला P बराबर F बाई A, जिसमें से आपका प्रेशर का हो गया न्यूटन और आपका एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक। अच्छा मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। आप ये बताओ कि अगर आप एक रेगिस्तान में हो, ठीक है, अगर आप एक रेगिस्तान में हो, आप अगर आप एक पैर के बल खड़े हो, तब आप उस रेगिस्तान में जल्दी
उस रेगिस्तान के नीचे जाओगे, मतलब धंसोगे, या फिर आप लेट जाओगे तब धंसोगे? क्वेश्चन पूछता हूँ, 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके सोचो कि एक रेगिस्तान है, उसमें आप अगर एक पैर पे खड़े होगे तब आप जल्दी धंसोगे, या आप लेट जाओगे तब जल्दी धंसोगे? ऑब्वियसली सी बात है कि आप जब लेटोगे तो आप ज्यादा टाइम लगेगा आपको, मतलब धंसने में। इसका रीजन ये है कि देखो, फोर्स बराबर एफ बाई ए होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो फोर्स है वो अनुक्रमानुपाती है बल के, और आपका जो एरिया फोर्स होता है वो व्युत्क्रमानुपाती है एरिया के। इसका मतलब ये होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब कि एक चीज को जितनी बढ़ाओगे दूसरी चीज उतनी चीज बढ़ेगी, और व्युत्क्रमानुपात के मतलब होता है कि एक चीज को जितना बढ़ाओगे दूसरी चीज उतना घटेगी। जैसे है, आप साइकिल का ले लो कि आप जितनी तेज पैडल मारते हो उतनी तेज साइकिल भागती है ना। तो उसी तरीके से जितना ज्यादा प्रेशर आपका लगेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। और एरिया में जितना ज्यादा आपका प्रेशर लगेगा उतना कम एरिया होगा। इसमें जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा बल लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एरिया कम हुई तो प्रेशर आपका ज्यादा लगेगा, एरिया ज्यादा हुई तो प्रेशर कम लगेगा। रेगिस्तान में एरिया आप ज्यादा कर लोगे, लेट जाओगे, तो आपकी एरिया क्या होगी, एरिया आपकी हो जाएगी ज्यादा, तो प्रेशर आपका लगेगा कम। जब प्रेशर कम लगेगा तो आप जो धंसने की टाइम है वो बहुत ही कम होगी या ना के बराबर होगी। वही आप अगर आप एक पैर पे खड़े होते हो तो यहाँ पे आपकी एरिया हो जाएगी कम। जब एरिया कम हो जाएगी तो प्रेशर आपका ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो आपका क्या होगा, जब फोर्स ज्यादा लगेगा, तो आपके धंसने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका रीजन समझ में आया? इसका ये है रीजन, ठीक। डिप्रेस्ड क्लास के बारे में बात करते हैं, वीडियोस लंबी हो जा रही है। डिप्रेस्ड क्लास आया था आपका 1930 में, और लाए थे कौन? लाए थे संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसको लाए थे। ये कौन थे? ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष। और इन्होंने क्या किया था? संविधान सभा के अध्यक्ष, इन्होंने संविधान बनाया था, ठीक है। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपका जो भारतीय संविधान है ये लागू कब हुआ और ये स्वीकार कब किया गया? बताओ मुझे। तो इसका इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये सभी सभी लोगों को रटा होगा, 1950। लेकिन ये स्वीकार कब किया गया था? ये स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर से आप एक चीज ये याद कर सकते हो कि ताज होटल पे 26 नवंबर को ही हमला हुआ था, 26/11 के नाम से जानते हैं। हाँ, तो हम संविधान पे थे, तो संविधान आपका 26/11/1949 को लागू हुआ। अब आपका ये 26 को ही क्यों लागू हुआ? तो जो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था, वो 26 जनवरी 1930 को था। समझ में आया भैया कि आपका 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी को आपका लागू क्या हुआ? लागू हुआ संविधान। और स्वीकार कब कर लिया गया था? 26 नवंबर को। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? रीजन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन आपका ये था कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है हमारे
भारतीय राष्ट्रपिता जिन्हें बोला जाता है, अब राइटिंग बैठाऊंगा मैं चाहे जैसे, महात्मा गांधी। ठीक है। इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आपका इसकी डेट क्या थी? तो ये अगस्त 1920 को, ठीक है, ये प्रस्तुत किया गया। और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि अगस्त 1920 को क्या हुआ था पता है? और जिस तारीख को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई, उसी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। अब इसके बारे में हम और क्या क्या चीजें रिलेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले एम की बात करते हैं। ठीक, कि इस आंदोलन का एम क्या था? एम ये था, पहला एम था कि स्वराज। दूसरा एम था इनका कि आपका जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके लिए जस्टिस। और आपका जो तीसरा तीसरा एम था, वो था कि तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना। तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना। ठीक, तो इनका ये एम था। और इसका ये जो टाइमिंग था वो 1920 से 1922 तक था। ठीक है। और ये वापस ले लिया गया था। वापस क्यों लिया गया था? इसका रीजन ये था कि इसमें आपका जो, वो क्या कहते हैं, गोरखपुर में एक आपका एक जगह है, उस जगह का नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा, ठीक है। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है। वहां पे पुलिस स्टेशन में एक हिंसक मारपीट हो गई, जिसमें 22 पुलिसमैन, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, जब 22 पुलिसमैन की मृत्यु हो गई थी, तो गांधी जी ने बोला कि अभी हमारे देश के जो लोग हैं, इसके लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं, इस आंदोलन के लिए। तो उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। और जब वापस ले लिया, तो एक क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि इनका विरोध कौन कौन किया था जब ये वापस ले लिए थे? तो इनके विरोध में कौन कौन थे? सबसे पहले मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। दूसरे थे आपके सीआर दास। ठीक, तो ये दो विरोध में थे। उसके बाद आपका क्या हुआ था कि जब ये इन्होंने विरोध कर दिया था, तो आपके क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकते हैं? आपके क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की डेट क्या थी? 1920। ऐसे कौन से व्यक्ति थे कि जिस दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई? तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। तीसरे कि इनका एम क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एम क्या था? तो इनका एम था स्वराज और जलियांवाला बाग कांड के लिए न्याय। तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना। चौथा कि ये वापस क्यों लिया गया? तो गोरखपुर में चौरी चौरा नाम की एक जगह है, वहां पे हिंसक हो गया था। ठीक है। और इनके विरोध में जब वापस ले लिया गया, तो विरोध कौन कौन किया था? तो मोतीलाल नेहरू और आपके किए थे सीआर दास। अब गांधी जी के बारे में हम बहुत सारे डिस्कस कर सकते हैं कि इनका बर्थ कहाँ हुआ था। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में बर्थ हुआ था। इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, फोनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पे? आपका साउथ अफ्रीका में। और आपका इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह भी किया था। खेड़ा सत्याग्रह भी किया था। तीसरा थे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, किसने किया था? अहमदाबाद से कुछ याद आ रहा है? अहमदाबाद भी आपका रेलवे जोन है। अहमदाबाद मेल स्ट्राइक, जिसे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोला गया, इसे बोला गया फर्स्ट
हंगर स्ट्राइक। ठीक। तो अभी और सारी चीजें गांधी जी के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। संवाद कौमुदी पब्लिश्ड बाय, क्वेश्चन आपका ये था कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय से और हम क्या चीजें याद कर सकते हैं? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्मो समाज की। ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है, राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता। ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं यार, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। हम और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका क्वेश्चन था कि ये किन किन कितने भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती हैं? इसके लिए अगर आपको देखा जाए तो पहले आपको ये होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते किसे हैं। तो एक जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि अगर पृथ्वी में उनको कहीं जाना होगा, तो वो कहीं अगर किसी दूसरे को बताना होगा कि मैं इस जगह पे हूँ, तो उनको ऐसी क्या चीज बताओ कि वो ये जगह समझ जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई। सबसे पहले उन्होंने 0 डिग्री अक्षांश को बनाया, जिसे बोलते हैं इक्वेटर। ठीक। और इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसी एक आती है आपकी यहाँ पे 23.5 डिग्री। ठीक है, और उसके नीचे आती है आपका 23.5 डिग्री। ये होती है आपका नॉर्थ में, ये होती है आपका साउथ में। तो इसी 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और इसी साउथ वाले को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। ठीक है। अब आपका ये क्या कहते हैं, अब जैसे आपको किसी जगह जानी है, तो ये आपका हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे आपका हो गया 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री। ठीक है। और ये अक्षांश होती है, इसी के आपको एक पैरेलल आपका जो होता है देशांतर बोला जाता है। तो आपको एक देशांतर, 2 देशांतर, 3 देशांतर, 4 देशांतर ऐसे होती है। अगर मुझे किसी को बताना है, जैसे मैं इस जगह पे हूँ, ठीक है, मैं इस जगह पे हूँ, तो अगर मुझे मुझे किसी को बताना होगा तो मैं बोलूंगा 2 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ तो आपको समझ में आता आएगा कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे हूँ, तो ये 2 डिग्री अक्षांश पे है और देशांतर कौन सी है? 4। तो मैं किसी को बताऊंगा क्या कि मैं 2 डिग्री अक्षांश पे हूँ और 4 डिग्री देशांतर पे हूँ। तो वो इंसान समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा इस जगह पे है। इसी लोकेशन को आसान बनाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाएगी, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो वही पूछा गया था कि कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के ये 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, उन 8 स्टेट का नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक, लेकिन मैं और तो भैया आप मुझे क्या बताएंगे? मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत के किन दो तटीय राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। आप क्वेश्चन ये आपका क्या है? आपका ये वो क्या कहते हैं, सीडीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनसे, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। आप इसे बता भी सकते हैं या फिर मैं ही बता देता हूं। तो भारत के ऐसे 2 राज्य हैं। ठीक है, पहला है आपका गुजरात, पहला है आपका गुजरात, दूसरा है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है,
तो इन्हीं दो तटीय राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे ऐसे कितने तटीय तटीय राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो वो आपके दो राज्य हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। ठीक। हाँ, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि समभारिक किसे बोलते हैं। मैं पेन चेंज कर लूं। हाँ, आपके समभारिक और समस्थानिक, आइसोबार्स एंड आइसोटोप। तो सम आइसोबार का मतलब होता है समभारिक। समभारिक उन्हें बोलते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। सॉरी, परमाणु क्रमांक आपके अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक भिन्न हो, लेकिन आपके परमाणु द्रव्यमान आपके समान हो। ठीक, ये होते हैं आपके आइसोबार। अब भैया परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं। देखो, परमाणु क्रमांक वो होता है कि आपके जितने भी तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, ये सारे तत्व एक आवर्त सारणी में बनाए गए हैं। ठीक है, आवर्त सारणी आपने कक्षा 8 या 9 10 आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो उन आवर्त सारणी में इन तत्वों को एक जगह पे रख दिया गया है, और उन तत्वों को किन क्रमांक में रखा गया है उसको बोलते हैं आपके परमाणु क्रमांक। और उन्हीं तत्वों के जो द्रव्यमान है वो उसी को बोला गया है परमाणु द्रव्यमान। समझ में आया। तो आइसोबार वही होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं आपका कैल्शियम। कैल्शियम को देखिए तो इसका आपका क्या है, परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40। वहीं पे अगर हम आर्गन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 18, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40। तो देखो, यहाँ पे परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है, परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। तो परमाणु क्रमांक देखो अलग अलग हो गए ना, परमाणु द्रव्यमान दोनों एक ही है। तो ये इनको बोला जाता है आपका संभारिक। ठीक है, या आइसोबार। और इनकी मैं क्वालिटी बताऊं तो इनके जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टी वो सेम होती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो आपकी डिफरेंट होती है। ये आप इसको समझ लो, इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि जो संभारिक होते हैं उनकी जो भौतिक प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है, एक ही होती है, तो उनकी सेम होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका होता है एक समस्थानिक भी, जिसे आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है समस्थानिक। इसमें ये होता है, इसमें आपका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक आपका समान होता है, और परमाणु आपके भार ये भिन्न होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट होता है। तो इसके लिए आपका क्या कहते हैं, अगर इसका हम एग्जांपल लें तो इसका होता है हाइड्रोजन। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, ये आपका होता है हाइड्रोजन, ये आपका होता है ड्यूटोरियम, ये आपका होता है ट्राइट्रियम, और इसका आपका यूज होता है रेडियो एक्टिव में। ठीक है, ये रेडियो यूज मतलब ये रेडियो एक्टिव है। और अगर यूज आप आइसोटोप की बात करें तो इसका यूज होता है आपका यूरेनियम में। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, दूसरा यूज होता है आपका कोबाल्ट का, ट्रीटमेंट आप कैंसर में। कोबाल्ट भी आपका आइसोटोप है, इसका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आइसोबार से हम इतनी सारी चीजें डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेगुलेट्स ऑल बैंक। क्वेश्चन आपका ये था कि बैंकों को रेगुलेट कौन करता है। इसका आंसर ये है कि बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई। ठीक है,
जितने भी इंडियन के बैंकिंग सिस्टम है उन सारी चीजों को आपका रेगुलेट करता है आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1 अप्रैल 1935। ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे इसके ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है। इसके फाउंडर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और इंडिया का फर्स्ट गवर्नर कौन था? इंडिया फर्स्ट गवर्नर ऑफ ये ऑफ आरबीआई, ये थे आपके सीडी देशमुख। ठीक है। सीडी देशमुख। और आपका प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में आपका है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। इसमें से आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? इसमें से ये है कि आपका अभी तक कोई ऐसी फीमेल गवर्नमेंट हुई ही नहीं है आपका आरबीआई में। एक डिप्टी गवर्नर हुई है, बाकी अभी तक आरबीआई में कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं हुई है। ठीक है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। हम कल 15 क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? बस 23 क्वेश्चन और है। तो एक छोटी सी वीडियो मैं और बना दूंगा। आज के लिए इतना ही है। और अभी मैं इसको अपने टेलीग्राम पे नहीं अपलोड करूंगा। कल जब पूरी वीडियो बन जाएगी तो ये जो अपना पहली क्लास है इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगा वहां पे। तो समझ में आया? 1 डेढ़ घंटे में आपने मुझे कितना दिया? लगभग 1 से 1.5 घंटे दिया। 1.5 घंटे में मैं आपको इतने फैक्ट बता दिया कि आपका दिमाग पूरा खुल गया होगा कि हाँ, कि एफसी है, एफसी से कितने क्वेश्चंस बने, हार्ड वाटर से कितने क्वेश्चन बने, एलिनो लालिनस कितने क्वेश्चन बने, कैसे कैसे कोल्ड करंट हुई, कहाँ से कैसे प्रेशर हुआ, ओडिशा से सारे फैक्ट, कैल्वनाइजेशन से सारे फैक्ट। तो इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे। तो यार खुश रहो, आबाद रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना अपना ख्याल रखना यार। धन्यवाद। तय।